आज पासून स्वास्थ्याच्या संबंधाने जे मी विवेचन देणार आहोत त्याच्यामध्ये दर शनिवारी एकेका रोगावर मी मार्गदर्शन दें। आज से हम एक बात नई शुरू कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर बात करते समय अस्वास्थ्य यानी रोग भली हम बोल दें उसको, हालांकि अस्वास्थ्य का मतलब रोग नहीं होता। तो एक हर शनिवार को हम एक रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का विषय मैंने आहार पोषण और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर यानी रोग में मैंने ब्लड प्रेशर आज चुना है। अगले माह मार्च में हमारे अकोला में एक छोटा सा एक सम्मेलन होने वाला है सभी पैथियों का, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद छोटे प्रमाण में। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप आइए और 1 घंटा आप ले लीजिए। तो सब्जेक्ट यही रहेगा और इसीलिए मैंने आज उसकी पहल करने की सोची। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। इस प्रार्थना के साथ मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं अपने हर शिविर में शुरुआत हम लोग ध्यान से करते हैं। मैं एक केवल कुछ विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि रोजाना अगर हम ध्यान करें तो निश्चित है कि हमें विश्व की ऊर्जा मिल सकती है। ध्यान के बारे में मैंने गत लेक्चर्स में भी कुछ बातें शेयर की थी आपके साथ। तो अगर हर वर्ग में अगर 5 या 10 मिनट हम ध्यान लें तो कोई हर्जा तो नहीं है, ऐसा एक प्रश्न मेरा रहेगा। मैंने आज के वर्ग में सोचा था मगर मुझे शायद समय कम पड़ेगा, इसलिए अगले वर्ग से या मेरा एक सुझाव रहेगा कि हर वर्ग में जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसके पश्चात 5 या 10 मिनट का ध्यान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि हर मेरे वर्ग में कुछ बातें जो है वो रिपीट होती है। रिपीट इसलिए भी होती है क्योंकि हमको हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से वही वही तत्व, प्रिंसिपल जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे वो हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, और इसलिए रिपीटेशन बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो बातें मैंने इसके पहले आप लोगों के सामने रखी थी कि हमारा जो जीवन है उसका काफी सुंदर वर्णन रामचरितमानस में दिया है। रामचरितमानस एक अलौकिक ग्रंथ है जो कि मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास कराने हेतु बहुत अच्छा विवेचन या मार्गदर्शन देता है। मैंने एक बात बताई थी कि मानव की 5 मौलिक मांगे हैं। शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम। कोई भी मौलिक मांग पूरी करने हेतु कुछ उसके प्रिंसिपल होते हैं, कुछ प्रार्थना होती है। रामचरितमानस में 3 उसके सूत्र दिए हैं। तप, सेवा, सुमिरन। मैंने शुरू में भी कहा था तप का संबंध खाना या न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, सुमिरन का संबंध
ध्यान से है। ध्यान का मतलब ईश्वर से संपर्क बनाए रखना। इसके लिए मैंने तप के संबंध में मैंने बोला था कि न खाने की शुरुआत सुबह उठने से 12 बजे तक हो। तत्पश्चात सेवा के संबंध में मैंने बोला था कि हमारे आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। और सुमिरन के संबंध में मैंने बोला था कि 3 बार का ध्यान। 3 बार के ध्यान में मैंने ये कहा था कि सुबह उठने से 10 मिनट, सोने के पहले 10 मिनट का ध्यान हो, और उस तत्पश्चात सुबह और शाम 20-20 मिनट का ध्यान होना आवश्यक है। इसमें मैंने खास बात की थी कि सुबह न खाना मगर दोपहर के बाद में हम कच्चा सेवन किया करें, और रात में पकाया। कहने का मतलब, दिन में हम कार्य करते हैं इसलिए दिन में कच्चा लिया जाए, क्योंकि खाना पचन होने में भी ऊर्जा लगती है, और कच्चा खाना हजम होने के लिए ऊर्जा कम लगती है। और इसलिए दोपहर में कच्चा और रात में पकाया। यह सूत्र जो है, ये जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई है उनके लिए यह लागू होता है। 25 के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका शरीर बढ़ना है, इसलिए उनके लिए यह बंधन नहीं है। वह मन चाहा या स्वास्थ्य अच्छा रखने हेतु जो भी सेवन करें वो पर्याप्त है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारा विषय आहार पोषण के साथ ब्लड प्रेशर हम आखिरी के 20-25 मिनट में मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूंगा। आहार पोषण इस संबंध में मैं बात करने वाला हूं। आहार हर व्यक्ति लेता है, अलग अलग समय लेता है, उसके कार्य के में सुविधाजनक हो उस समय लेता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि मेरे यहाँ आने वाले कुछ रुग्ण होते हैं, वो कहते हैं बच्चों को बढ़िया खाना खिलाते हैं मगर उनका पोषण होता नहीं, धष्ट पुष्ट होते नहीं, चंचलता कम है, सुस्ती ज्यादा रहती है, वगैरह वगैरह। अब यह क्यों होता है, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। और इस संबंध में एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जो भी हम खाते हैं वो हजम होने के पश्चात मल बनता है, और वह मल 4 अंगों से बाहर निकलता है। मैंने शुरू में बोला था, शौच का मार्ग, पेशाब का मार्ग, कफ फेंकने का मार्ग, और चमड़ी यानी स्किन, जिसमें बारीक सुराग होते हैं, जिसको मराठी में रंध्र बोलते हैं, वहां से भी विकार या टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। यह कहा गया है कि शरीर की 1/3 गंदगी केवल स्किन से निकलती है, इसलिए रगड़ के नहाना, ये बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि जो गंद, जैसे उसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमारे मकान में अलग अलग आउटलेट्स हैं, जैसे किचन का आउटलेट, लैट्रिन का है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अलग अलग आउटलेट्स हैं, नाली है जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो सब जाके एक कॉमन नाली में मिलती है, और वहां से गंदा पानी बाहर जाता है। अगर मान के चलो कि नाले में कोई कचरा आ गया, तो क्या होगा? पानी बहना बंद होगा, रुक जाएगा या कम होगा। और जो भी चीज रुकती है वहां पे डीके प्रोसेस यानी गंदगी, यानी सड़न प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, वह शुरू हो जाती है। और इसलिए मैंने ये भी कहा था कि अक्सर मानव
बहता पानी पीता है, झरने का पानी पीता है, डबके का पानी नहीं पीता है, क्योंकि डबका का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, और जहां भी एक्यूमुलेशन है वहां सडन प्रक्रिया होती है, गंदगी फैलती है, बदबू आती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टैग्नेशन इज ए डिसीज और सर्कुलेशन इज ए हेल्थ। स्टैग्नेशन यानी एक्यूमुलेशन, और सर्कुलेशन यानी बहना, बहाव। सो बहना यही स्वास्थ्य है, और एक्यूमुलेशन इज ए डिसीज। अब होता क्या है, हम लोग जो भी खाते हैं, मान के चलिए हमने 1 किलो अनाज खाया। अक्सर मैंने देखा है, मेरे यहाँ जो भी रुग्ण आते हैं उनके ऊपर मैं प्रयोग करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, उनको मार्गदर्शन देता हूँ। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो भी खाया जाता है, मान के चलिए 1 किलो अगर अनाज खाया है, तो अक्सर आज के समय में मैंने देखा है 800 850 ग्राम बाहर निकलता है, 100 या 150 ग्राम अंदर रह जाता है। एक अंदाज, मोटी मोटी बात है। अब निकलने के मैंने 4 मार्ग बताए। अगर उसमें अवरोध हो कहीं भी, तो वहां से निष्कासन सही ढंग में नहीं हो पाएगा, एक्यूमुलेशन होगा। और वह एक्यूमुलेशन जिस भी अंग में होता है, उसको वहां पे दर्द होना, सूजन आना, ये प्रकार होते हैं, और उसको विशिष्ट नाम दिया जाता है। अगर गले में अवरोध है तो टॉन्सिलाइटिस, यानी जो भी टॉन्सिल्स है उसमें सूजन आ जाती है, और आइटिस, और उसी को अंग्रेजी में आइटिस बोलते हैं। घुटनों में अगर तकलीफ है, एक्यूमुलेशन अगर घुटनों में हो गया है, तो उसको आर्थराइटिस। कहने का मतलब यह है कि जहां भी अवरोध है वहां पे तकलीफ होना शुरू हो जाती है, मगर उसका जो बेसिक कारण है, और वह है एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब निष्कासन जो है, जो भी गंदगी खाने के बाद बनती है, उसको 4 मार्ग से सही ढंग से निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलती है, तो जिस अंग में उसका एक्यूमुलेशन हुआ है, उसको उस प्रकार का नाम दिया जाता है। अभी खास बात यह है कि मैंने आपको एक कोलन के बारे में बोला था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे हम तो बच्चों को बढ़िया खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, बादाम का हलवा खिलाते हैं, फिर भी बच्चों में स्वास्थ्य प्राप्ति, यानी अक्सर हमारी अपेक्षा होती है कि शरीर धष्ट पुष्ट दिखे। ये नहीं होता है। ऐसे कुछ लोगों की शिकायत है, बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में भी। तो इसका खास कारण यह है कि जो भी हम खाते हैं वो सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होता। एक्यूमुलेशन तो खास बात है ही, क्योंकि अगर बाहर गंदगी नहीं निकलेगी तो एक्यूमुलेट होगा। और एक्यूमुलेट अक्सर कहाँ होता है, ये 4 मैंने जगह भी आपको बताई। और सिस्टम के अंदर जो एक्यूमुलेशन है मल का, वो अक्सर रेक्टम में होता है। और रेक्टम में मल एक्यूमुलेट हुआ तो ऊपर से जो खाना हजम होते 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 जो नीचे आता है, उसकी गति कम हो जाती है। और खास बात यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका एब्सॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, कोलन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। बड़ी आंत में शोषण होता है। और मैंने गए टाइम आपको कोलन का एक चार्ट भी बताया था, और ये कहा था को कोलन को 71 भागों में विभाजित किया है। इसका रिसर्च हुआ है एरिजोना प्रांत में, डॉक्टर NW वॉकर। एक थोड़ा सा मैं उसका चित्र आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने
कोलन का जो चित्र बताया है, इसकी लंबाई होती है 5.5 फीट। खाना हजम होते होते बड़ी आंच से, हमने छोटी आंच से, सोडिया आंच जो होती है 22 फीट की होती है, बड़ी आंच करीबन 5.5 फीट की होती है। खाना हजम होते होते छोटी आंच से बड़ी आंच में आता है, और बड़ी आंच में उसका एब्सॉर्प्शन होता है। कहने का मतलब जो आवश्यक तत्व है शरीर खींच लेता है और अलग अलग अंगों को वह सप्लाई करता है। अलग अलग अंग जो है कोलन के 71 पॉइंट्स के ऊपर कनेक्टेड है। उसके अंदर लीवर का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, हार्ट का है, लंग्स का है, ऐसे अलग अलग पॉइंट है। और अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और वो संबंधित ऑर्गन को वो सॉल्ट सप्लाई होते हैं। मैंने ये भी गए टाइम बोला था कि कुल सॉल्ट केवल 12 है। जो होम्योपैथिक सिस्टम में एक 12 अक्षार पद्धति है, और वो 12 अक्षार इस कोलन में एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे डॉक्टर NW वॉकर, USA, इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। उनका एक किताब है मेरे पास, बड़ा सुंदर उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो ये जो एब्सॉर्प्शन जिस पॉइंट के ऊपर सही ढंग से नहीं होगा, वह कनेक्टेड ऑर्गन को सप्लाई कम पड़ेगा, और वो ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होगा। मैंने कई टाइम डायबिटीज के बारे में भी उदाहरण दिया था आपको। तो ये जो एब्सॉर्प्शन सही नहीं होने से हम जो भी अच्छा भी खाना खाए तो भी वो बदन को लागू नहीं होता। क्योंकि बादाम का हलवा खाया या अच्छी चीज खाई, फल फ्रूट सब खाए, मगर वो केवल हजम होके निकल गए, एब्जॉर्ब हुए नहीं। और इसीलिए संबंधित जो ऑर्गन है वो अंडर स्टार्वेशन, जिसको उपवास बोलते हैं, यानी ऑर्गन का खाना जो है वो सॉल्ट है, अच्छी चीजें हैं, और वो अगर ना मिले तो हम ये कहते हैं कि दैट ऑर्गन इज अंडर स्टार्वेशन। वह ऑर्गन जो है उसको सही मात्रा में पोषण नहीं मिला है। और इसलिए अक्सर मेरे यहाँ जो एनीमिक कंडीशंस आती है, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एनीमिक हम लोग बोलते हैं, जैसे जिनके शरीर में खून की मात्रा कम हो, शरीर बड़ा पीला सा, या जैसे पेलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं, वो कंडीशन में कुछ रुग्ण मेरे आते हैं। तो मैं पहला काम यही करता हूँ, उन्होंने क्या बढ़िया खाना है इसका चार्ट मैं ही नहीं देता, क्योंकि मैं डाइटिशियन करके भी काम करता हूं, तो लोगों को डाइट के संबंध में टेक्निकल मार्गदर्शन देता हूं। मगर सबसे पहले मैं यह देखता हूं कि इनके जो 4 मार्ग है, 4 आउटलेट्स हैं, ये सही काम करते या नहीं करते। और अक्सर मैंने यही पाया है कि आउटलेट सही काम नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि साफ पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोगों को पसीना नहीं आता है, कुछ लोगों को कफ की इतनी प्रवृत्ति बढ़ती है कि कुछ ना कुछ उस पर इलाज करते हैं और उसको भी अवरोध कर देते, कफ निकलने के मार्ग पे बंद हो जाते। नहाते समय केवल साबुन लगा लिए और बस हो गया। तो ये जो 4 आउटलेट्स हैं, ये हमारे सही मात्रा में अगर काम करें, सही ढंग से काम करें, तो यह निश्चित है कि गंदगी निकल जाए, और ऊपर से जो भी हमने पेट में डाला है, दाल रोटी चावल, वह डाइजेस्ट होके सही ढंग से बड़ी आंत में एब्सॉर्ब, और इससे ही एनीमिक कंडीशन दूर होती है। बाकी आप इलाज चाहे जो करो, एक्सपर्ट से सलाह मसलत भी कर सकते हो, मगर अगर आपने बढ़िया टॉनिक भी ले लिया तो भी कोई हर्जा नहीं। सवाल यह है कि वो टॉनिक भी तो एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर वो टॉनिक एब्जॉर्ब ना हो तो पैसा भी गया, समय भी गया। तो बेहतर 4 आउटलेट्स हम हेल्दी कैसे करें, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैंने एनिमा के संबंध में आपको बोला था। एनिमा से बड़ी रेक्टम से गंदगी निकल जाती है, बड़ी आंत साफ सुथरी होती है, और साफ सुथरी आंत में जो भी खाया वो सही ढंग से एब्जॉर्ब होता है। बड़ी आंत साफ रखना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनिमा लेने के बाद में बड़ी आंत तो साफ होगी ही, रेक्टम भी साफ होगा, और
उससे यह होगा कि हमारी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होती है, गंदगी निकल जाए, ऑर्गन हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे होता है ना, कोई मशीन होती है, उसको जंग लग जाता है, हम लोग क्या करते हैं, मशीन को वो जंग निकालते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, और वो मशीन सही ढंग से काम करने लगती है। उसी प्रकार से हमको हमारे शरीर में ऑर्गन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम जो अलग अलग प्रयोग करते हैं, जिसमें व्यायाम भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उसका फायदा क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिल गया तो ऑर्गन एक्टिव होते हैं। तो ये जो स्टेजेस हमारी है, पहले ऑर्गन एक्टिव हो, गंदगी को बाहर फेंका जाए, उसके बाद हम जो भी प्रक्रिया करेंगे उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होके हर ऑर्गन सही ढंग से काम करना शुरू कर देता है। और इसलिए चंद दिनों के लिए एनिमा के संबंध में भी कुछ लोगों की थोड़ी गलत फहमी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई एनिमा की आदत लग जाए। ऐसे कुछ लोगों ने मुझे चंद सवाल भी किए हैं, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। हमेशा याद रखिएगा, गंदगी बाहर निकालने के लिए जो भी आप प्रक्रिया करेंगे उसमें कोई आदत नहीं लगती। एक मैं सिंपल उदाहरण हमेशा देता हूं कि दुनिया में कोई भी जानवर ब्रश नहीं करता है, केवल इंसान ब्रश करता है। तो हमारी बुरी आदत तो है, मान के चलिए, कृत्रिम। तो ये सफाई का मार्ग है। सफाई के मार्ग के लिए कोई भी आदत लग भी जाए तो बुरी बात नहीं। हालांकि एनिमा के संबंध में नियमितता से एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए क्योंकि भगवान ने हमको सेंसेशन दिए हैं। सुबह उठने के बाद में पेशाब का सेंसेशन, टट्टी का सेंसेशन, ये सेंसेशन कहने का मतलब ऑर्गन की जो एफिशिएंसी है, जो हमें इंडिकेट करता है, अलार्म करता है, ये एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए। और इसीलिए रेक्टम या कोलन के अंदर की गंदगी निकलने तक ही हमको एनिमा लेना है। और मैं कई बार सुझाव देता हूं कि जैसे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, नवरात्रि उपवास हो तो 10 दिन, इस प्रकार से अगर रेगुलर एनिमा लिया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे एनिमा को कम करके बंद किया जा सकता है, जिससे गंदगी निकल जाए, एब्सॉर्प्शन बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, और ऑर्गन एफिशिएंसी सही ढंग से मेंटेन। और इसीलिए चंद दिनों के लिए एनिमा लिया जाए। वैसे हमने देखा है कि अक्सर जो लोग व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, जिम में जाते हैं, उनका सर्कुलेशन प्रॉपर होने के नाते ऑर्गन एफिशिएंसी मेंटेन होती है और गंदगी बाहर निकलने में मदद होती है। अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक रोजाना का जो टाइम टेबल मैं अक्सर आपको बताया था, उसमें एक प्रावधान अभी मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति ने एक प्रयोग करना शुरू करने में दिक्कत नहीं है, अभी ठंडी कम हो गई है। सुबह पत्तों का रस, पत्तों का रस लेने से क्लोरोफिल नाम का जो द्रव्य हरे पत्तों में होता है, वे शरीर को मिलता है। और क्लोरोफिल की खासियत है कि वह बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बॉडी के ऑर्गन जो है वो हेल्थी बनाता है। बॉडी के अंदर कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। मेरे यहाँ कई लोग आते हैं, जैसे किसी को फोड़े फुंसी हुई है, अब हम लोग इलाज जो करते हैं तो उसमें का महत्वपूर्ण इलाज वही है कि आउटलेट्स हेल्दी हो, और साथ ही साथ ऐसे तत्व पेट में जाए कि जो तत्व अंदर से बॉडी को हेल्दी बनाए। और इसमें हरे पत्तों का रस बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने कुछ पत्ते गिनवाए थे, आज दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगा। पत्तों में तीन देवताओं के 3 पत्ते, बेल, तुलसी, दुर्वा, 3 देवताओं के 3 पत्ते। सब्जी में 3 पत्ते और कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया, धनिया है ना सांबर। बेलपत्री में शुगर कम करने के गुण है। तुलसी दाह कम करती है। दुर्वा
महिलाओं की मासिक समस्याओं पे बड़ा बढ़िया इलाज है। उसके बाद सब्जियों के जो पत्ते हैं, कहने का मतलब कड़ी पत्ता ब्लड प्रेशर कम करता है, पुदीना में कैल्शियम है, धनिया में भी कैल्शियम, ये 3 और 3 6। और आगे कुछ एलोवेरा का भी आप सेवन कर सकते हो। मूंगना यानी मराठी में शेवगा बोलते हैं, उसके पत्तों में कैल्शियम विपुल मात्रा में है, और इसलिए वह भी पत्ते हैं, मूंगना या शेवगा के पत्ते भी लिए जा सकते हैं। और जिनको शुगर है वो साथ ही साथ सीताफल के पत्ते भी उसमें डाल सकते। तो कुल मिला के 9 पत्ते हो गए: बेल, तुलसी, दुर्वा, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, एलोवेरा, शेवगा और मूंगना, शेवगा और सीताफल के पत्ते जिनको शुगर है। तो ये 9 पत्तों पत्तों यानी 3 से 5 पत्ते लेके पानी से धोए, उसे मिक्सर में डालें, 1 गिलास पानी डाल के जूस छान लें। उस जूस में थोड़ा सेंधा नमक, गुड़ और नींबू निचोड़ के 1 गिलास शुरू करें। मैं भी ये ठंडी के मौसम में कुछ उसमें गैप हुई थी, आज से मैं भी उसको शुरू कर रहा हूँ। तो इससे फायदा यह होगा, हाजमा बढ़िया रहेगा, क्लोरोफिल नाम का द्रव्य मिलने से शरीर के ऑर्गन हेल्दी में रहेंगे। बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन अगर हो तो वह इंफेक्शन के ऊपर ओवरकम करेगा, कहने का मतलब इंफेक्शन को दूर करेगा और खास पेट साफ करेगा। और मैंने एक अनुभव किया है, इससे एनर्जी लेवल बढ़ती। मैंने खास मेरा एक अनुभव है, आप केवल 3 दिन इस जूस को लीजिएगा और आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है, इसका आप अनुभव करेंगे। ये करके देखिएगा। और मैं ये चीज मेरे हर लेक्चर में रिपीट इसीलिए करता हूं कि हमारे विचारों में परिवर्तन हो और परिवर्तन के साथ हमारी जिंदगी में उसका अनुभव हम ले पाए। विचार परिवर्तन ही मानव जीवन के एक्टिविटी में परिवर्तन लाता है। जब तक विचार में परिवर्तन नहीं होगा, एक्टिविटी में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे, क्रियाओं में परिवर्तन स्थायी लाभ कभी दे नहीं सकता। क्रियाओं में किया हुआ परिवर्तन हमेशा स्थायी लाभ दे नहीं सकता। और इसीलिए सर्वप्रथम विचारों में परिवर्तन हो, विचारों को ही हमारा जीवन फॉलो करता है। क्रियाओं में परिवर्तन अपने आप आता है जब विचारों में परिवर्तन होता है। और इसीलिए मैं ये चीज बार बार रिपीट करता हूं। उसके आगे एक मैंने एक चीज और बोली थी कि पत्तों का आज से सेवन तो करना ही है। और मेरा ये मानना है कि अभी तक जो भी मैंने 5 लेक्चर्स दिए, आज का 6वां है, अगर 5 लेक्चर में किसी ने अगर आप लोगों ने किसी ने अगर परिवर्तन ना किया हो, तो मेरा ये एक गुजारिश है आप लोगों को कि आज से उसकी शुरुआत कर दीजिए। हरे पत्तों का रस, और तत्पश्चात रस से प्राशन करने के बाद 12 बजे तक कुछ न ले, कुछ भी नहीं। जो भी आपकी आदतें हैं उसको सुबह के वक्त कर ले, मगर नाश्ता बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाश्ता नाश करने वाला होता है, यह हम लोग मानते हैं। उसका टेक्निकल रीजनिंग हर बार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, मगर एक टाइम टेबल के तौर पे मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आज से आप लोग शुरू करें हरे पत्तों का रस और 12 बजे तक कुछ नहीं। उसके आगे फिर क्या करना है अगले लेक्चर में मैं जरूर दूंगा। एक आयुर्वेद में कहा गया है, दोषा आहार पचति सीखी, आहार पचति सीखी, दोषान आहार वर्जता, दोषान आहार वर्जता। जब खाना पेट में जाता है तो वो हजम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब खाना पेट में नहीं डाला जाता, कहने का मतलब हम उपवास करते हैं, खाने को छोड़ देते हैं, तो वह सिस्टम हमारी जो है, हाजमा जो हमारा है, वो दोषों को हजम करता है, कहने का मतलब दोषों को नष्ट करता। तो आहार पचती सीखी, दोषान आहार वर्जिता। आहार को अगर हम वर्जित किए
तो वो दोषों को खाना शुरू कर देता है, अन्यथा जो भी पेट में डालेंगे उसको हजम करना है। अभी ये बातें मैंने अभी तक आपके साथ शेयर की। जीवन में परिवर्तन करना ये मानव का एक स्वभाव है। अच्छी चीजों को मानव स्वीकार करता है और जो चीजें हमें आवश्यक नहीं है उसको त्याग करता है। बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद अभी मैंने जो भी विवेचन आपके सामने किया है, आज अब हम ब्लड प्रेशर इसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ब्लड प्रेशर यह रोग नहीं है, याद रखिए। ब्लड प्रेशर यह रोग नहीं है। अब इसका सही अगर आपने मतलब निकाला, ब्लड प्रेशर, अब हालांकि हम लोग बोलते हैं जैसे दिमाग के ऊपर भी अगर कोई प्रेशर हो तो कई अक्सर बोला जाता है कि हमारे जीवन में कामों का बहुत प्रेशर है। कहने का मतलब दबाव है। ब्लड प्रेशर को हम थोड़ा एक पैरेलल एग्जांपल अगर लेंगे तो एक रबर की नली होती है जो हम नल को लगा देते हैं और बगीचे को पानी देते हैं, और उसके पानी का जो बहाव है, जो टोटी है, उसको खोलते हैं। तो शुरू में अगर प्रेशर ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, टोटी को आधा खोलते हैं और पाइप से पानी बहता है, और रबर पाइप होने से वो रबर पाइप फूल जाता है। पानी का प्रेशर जैसा बढ़ेगा तो रबर पाइप फूलना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में वैसे, हमारे शरीर में कई किलोमीटर लंबी खून की नलिकाएं हैं। हालांकि मेडिकल फील्ड में सिखाया जाता है कि शरीर में हड्डियां कितनी हैं, खून की नलिकाओं के अंदाजन कितने लाख किलोमीटर की लंबाई है, वगैरह वगैरह, वो हमारा विषय नहीं। हमें ये देखना है कि प्रेशर क्या है। तो रबरी पाइप के ऊपर पानी का प्रेशर और शरीर के अंदर खून का प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के संबंध में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहले टेक्निकल बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और उसके बाद में ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है और ब्लड प्रेशर कम कैसे किया जाए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। अक्सर हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। चेक करते समय डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका बीपी बढ़ गया है। दो प्रकार के बीपी है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। ऊपर का बीपी जिसको अक्सर हम लोग बोलते हैं 120 होना चाहिए स्टैंडर्ड, नीचे का 80 होना चाहिए। अक्सर बीपी 80 120 और हार्ट बीट्स 65-70 के आसपास होने चाहिए। ये हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो भी स्टैंडर्ड हम लोग अपनाते हैं वो एवरेजेस है, वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड नहीं है। यानी मेरा बीपी हो सकता है कि हमेशा 140 बना रहे, 140-90 बन सकता है। किसी का 130 85 हो सकता है। कहने का मतलब हर इंडिविजुअल का बीपी वेरी होता है। और इसलिए मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि एक विशिष्ट उम्र के 100 लोग इकट्ठा किए और उनका ऊपर का बीपी चेक किया। किसी का 120, किसी का 130, किसी का 140, एक विशिष्ट उम्र में, और नीचे का बीपी चेक किया, डिवाइडेड बाय 100 और एवरेज निकाला। तो इसको फिर एक स्टैंडर्डाइज किया कि नॉर्मल बीपी 80-120 होना चाहिए और हार्ट बीट्स करीबन 65-70-75 ये रेंज में आने चाहिए। हालांकि डॉक्टर जब तक हार्ट बीट 100 के ऊपर न जाए डॉक्टर चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ट बीट जो है, ये हार्ट का मतलब एक मोटर है, और जब ब्लड को आगे फेंकेगी तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देगी तो पल्पिटेशन बढ़ता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई खास ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब जो ऊपर का बीपी है और नीचे का बीपी है, इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझना चाहिए। अब होता क्या है,
कि हार्ट खून को खींचता है। ब्लड जो है सर्कुलेट होता है इंटायर बॉडी में, टॉप टू बॉटम। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, कहने का मतलब हार्ट जो पानी यानी ब्लड को खींचता है, जैसे हमारे यहाँ एरो है, यानी जैसे वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर में एक मोटर लगी हुई, वो मोटर क्या कनेक्टेड है नल को, और नल में से वो पानी खींचती है, और पानी जो है वो फिल्टर प्रोसेस से फिर शुद्ध होकर बाहर निकलता है। तो वैसा ही हार्ट हमारा गंदा ब्लड जो है खींचता है, क्योंकि इंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, सबसे आखिरी में जो है ब्लड हार्ट खींच लेता है, उसको शुद्ध करता है और आगे ढकल देता है। अब क्या है कि जो ब्लड खींचा जाता है वो गंदा है, और शुद्ध करने के हेतु वो हार्ट में सप्लाई होकर हार्ट शुद्ध करके उसको आगे दौड़ाता है। क्योंकि हार्ट को जो सप्लाई मिल रहा है वो खींचने की प्रक्रिया है, या हार्ट को सप्लाई होने की प्रक्रिया, वहां कोई मोटर वगैरह नहीं है। कहने का मतलब हार्ट को ढकेला नहीं जा रहा है ब्लड को, तो वहां प्रेशर कम है, और इसलिए नीचे का जो बीपी है वो हमेशा कम रहता है, वहां केवल खिंचाव है। और जब हार्ट ब्लड को शुद्ध करता है और आगे ढकेलता है, तो वहां एक मोटर एक्शन है, कहने का मतलब प्रेशर। और प्रेशर जहां रहेगा वहां निश्चित है कि वो उसका रीडिंग ज्यादा रहे। तो इसलिए ऊपर का जो बीपी हम लोग बोलते हैं वह 120 यानी ज्यादा, और नीचे का 80 यानी कम। अब ये वेरिएबल है, ब्लड प्रेशर ये हमेशा वेरिएबल होता है। और ये जो मोटर एक्शन हार्ट की होती है, वो हार्ट जो काम करता है, पंपिंग करता है, तो उसमें एक बीटिंग एक्शन जिसको हार्ट बीट्स हम लोग बोलते हैं, तो ये बीट्स को भी काउंट किया गया है। और उसका काउंटिंग नॉर्मल हम लोग 65, 70, 75, 80, या अगर हम दौड़ के आ गए, रनिंग किए, योगा किए, तो निश्चित है हार्ट बीट्स बढ़ी हुई मिलेगी, और हमारा बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। मेरे यहाँ कभी कभी आते हैं, पेशेंट आया, साहब मेरा बीपी चेक कर लीजिए, और वो दौड़ के आता, मैं बोलता थोड़ा सेटल हो जा, थोड़ा शांत बैठ, उसके बाद बीपी चेक करूंगा, वरना बीपी बढ़ा हुआ आएगा, डर जाएगा। तो उसको शांत होने के बाद बीपी चेक करता हूँ, मामूली सा बढ़ा हुआ रहता है, अगर वो एक्टिविटी ज्यादा हुई तो कहने का मतलब यह है कि इनकमिंग फ्लो, आउटगोइंग फ्लो, इसके ऊपर नीचे का बीपी और ऊपर का बीपी काउंट होता है। और हार्ट जो काम करता है उसके जो बिट्स होते हैं, तो वो कितने बिट्स हैं, कितना दौड़ रहा है, ये काउंटिंग होता है। और हार्ट का फंक्शन जो है लंग्स के ऊपर आधारित है। लंग्स जो है एक लोहे का लोहार जो काम करता है, उसी प्रकार से लंग्स काम करते हैं, उसके ऊपर हार्ट रिलेटेड है, हार्ट काम करता है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के मामले में कुछ बातें हैं। अब नीचे का बीपी बढ़ गया है, तो नीचे का बीपी अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब जो है कि खून जो नॉर्मल फ्लो में नहीं आ रहा है, जिस गति से वह आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ रीजन है। खून में अगर गंदगी ज्यादा है तो उसकी गति कम हो जाएगी, कहने का मतलब खून की नलिकाओं में अंदर से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नीचे का बीपी जो है वो बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि खून में एक तो गंदगी ज्यादा है, या जो आर्टरीज है, खून की नलिका है, उसके अंदर कहीं लेयर फॉर्मेशन हुआ है, वो नैरो हो गई। तो खून की नलिकाएं नैरो होना या खून में गंदगी का प्रमाण बढ़ना, ये दो कारण उसके लिए होते हैं, और इसलिए नीचे का बीपी बढ़ता है। कई बार ये होता है कि भाई कुछ हम लोग कारण ढूंढते हैं कि भाई कुछ खाने में अनसन आया हो, मेंटल टेंशन हो वगैरह, ये तो असर शरीर के ऊपर तो करने वाले हैं मेंटल, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन जो है ये एंटायर बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में अगर वेरिएशन है तो बॉडी में वेरिएशन आने हैं, वो निश्चित है, उसमें कोई बात नहीं। मगर अगर टेक्निकल हम कारण ढूंढे तो खून में गंदगी और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, ये उसके लिए खास दो कारण है। तो इसलिए नीचे का भी बढ़ जाता है। उसके बाद हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है और खून को बाहर शुद्ध करके आगे दौड़ाता है। वहां भी दो कारण है, एक तो खून कितना साफ सुथरा हुआ है, हार्ट ने पूरा साफ सुथरा किया या नहीं किया,
या हमारे खाने में कुछ गलतियां हैं जिससे कि खून हमारा गंदा हो रहा है, तो क्योंकि हार्ट काम कितना करेगा, कितना लोड लेगा, वो शुद्ध करने की कोशिश तो जरूर करता है, जैसे वाटर फिल्टर वाटर को फिल्टर करते हैं और उसके बाद आगे दौड़ाता है। तो खून कितना शुद्ध है और आर्टरी कितनी नॉर्मल है या नैरो हो गई है, इसके ऊपर आगे का यानी ऊपर वाला बीपी डिपेंड करता है। कहने का मतलब खून में दोष और आर्टरीज का नैरोइंग, ये दो बातें इसके इसके ऊपर अकाउंटेबल है। अभी हैनीमन के फिलॉसफी में उन्होंने एक ऐसा जिक्र किया है, हालांकि बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक रिस्क फैक्टर के अंदर वाली बात, यानी रिस्क फैक्टर के अंदर बिलो द रिस्क, उन्होंने एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला दिया है कि 100 + एज, 100 + एज। अब मेरी उम्र अगर 78 साल की है, तो 100 + 1 78 यानी 178। ये जो लिमिट है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर अगर 170 के अंदर, 78 के अंदर मगर हूं, तो मुझे मेरे लिए उतना रिस्क नहीं है। ये हनीमन का मानना है। ये अल्टीमेटली एवरेज है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाया हुआ ओपिनियन, ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता है, ये ओपिनियन है। तो उसके बाद में एक एक्सपर्ट ने यह कहा था कि ऊपर वाला बीपी, नीचे वाला बीपी और हार्ट बीट्स, इसकी टोटल करो। अगर ये टोटल 300 के अंदर है तो कोई रिस्क नहीं, अगर 300 के ऊपर जाती है तो निश्चित है पहल करनी होगी, डॉक्टर के पास जाना होगा, इलाज करना होगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, 100 + एज और टोटल तीनों को मिला के 300 के अंदर हो, ये दो बातें केवल याद रखना। मगर इसका मतलब आप सेफ हो ये नहीं होता, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। और मैंने कह दिया और इसलिए उसको आपने आंखें बंद करके फॉलो किया, ये गलत बात हो, ये गलत है। ये तो आपको डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं, और डायरेक्शन या सुझाव ये केवल एक विचारों का होता है कि भाई आपके पास एक मार्जिन है, टाइम है, उस टाइम के अंदर आप सोच के और तुरंत एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, ये इसके लिए मार्गदर्शन। अभी खून में कई प्रकार की इम्प्योरिटीज, गंदगियां होती है, जैसे आजकल बीपी बढ़ने की खास वजह है कोलेस्ट्रॉल, फैट्स। खाने में अगर फैट आते हैं, अब खून में फैट आया कहां से? खाने में फैट आया इसलिए खून में फैट आया। किडनी फेलियर, कई लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं, कई मैंने देखा है, या किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। तो किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर कर, गंदगी को साफ कर देना। यूरिन में अक्सर यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो पॉइजन्स हम लोग बोलते हैं, वेस्ट वेस्ट मटेरियल, ये किडनी अगर फिल्टर नहीं कर पाती तो वो होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से वो ब्लड में खींचा जाता है, तो ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। वैसे जिनको डायबिटीज है, शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो पेशाब में पहले शुगर आएगी, और ज्यादा जब प्रमाण बढ़ जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से वह ब्लड में शुगर खींची जाएगी। तो दूसरा एक कारण हो गया शुगर। उसके बाद में खाने में हमारे फैट्स अक्सर ज्यादा रहते हैं, तेल, घी, मसाले और प्रोटीन युक्त अनाज। कहने का मतलब हेवी डाइट, जिसको हम लोग, जो हाजमे के ऊपर प्रेशर है, ये डाइट हम लोग लेते हैं, सो अक्सर खून में। और इसीलिए डॉक्टर जो है खून की जांच इसीलिए करते हैं, ताकि सही ढंग से पता चले कि क्या हुआ है, और उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो भी हम खाते हैं, तीन तीन चौथांश यानी 3/4 अनाज हमको जिंदा रखता है। जो भी हम खाते हैं वो 3/4 अनाज हमको जिंदा रखता है, और बचा हुआ 1/4 डॉक्टर को जिंदा रखता है।
ये कहने की बातें हैं, हालांकि बाकी एक एक्सपर्ट का ओपिनियन, जो भी स्वयं डॉक्टर हैं, उसने ये ओपिनियन दिया, तो मैंने अपने यहाँ नोट करके रखा। मैंने कहा आपको सुनाऊं कि जो भी खाते हैं 3/4 हमको जिंदा रखता है और 1/4 डॉक्टर को जिंदा रखता है। और इसीलिए मैं आपको इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे, हम छोटे थे, अब छोटे बच्चों को कंट्रोल तो होता नहीं है, अच्छी चीज लगी बढ़िया खा ली और दबा के खा ली। और कुछ लोगों का ये मानना है अरे दबा के खाओ। तो हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे, अरे एक पोई कमी खा, कम से कम एक रोटी कम खा ले, पेट में जगह रख, थोड़ा खाना कम खाना चाहिए। अगर 4 रोटी हम खाते हैं तो एक रोटी कम खाए, 3 ही रोटी खाए। और इसलिए मैंने गए टाइम भी बोला था कि 1/4 खाने में से दान किया जाए। कहने का मतलब एक रोटी कम खाओगे तो बचे हुए 3 रोटियां आपको जिंदा रखेगी, और एक रोटी जिसको दोगे उसको जिंदा रखेगी। कहने का मतलब हमारे यहाँ एक्शन में दूसरी का भी सोच है। हमारी संस्कृति ऐसी है, हम जो ये आय कमाते हैं उसका 10% समाज के लिए, ईश्वरी कार्य के लिए, जो भी खाते हैं 1/4 जिसको आवश्यकता है उसके लिए। और हम 24 घंटा अपना स्वार्थ अपना जीते हैं, कम से कम उसमें का 1 घंटा समाज के लिए निःशुल्क सेवा। ये 3 चीजें रामचरितमानस में बताई है। अगर ये चीजें हम लोग अपनाते हैं तो निश्चित है सर्वे सुखना संतु सर्वे संतु निरामया, यह सूत्र याद आता है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। आज दादा का हमारा